देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज फिर स्क्रीन शेयर। रिकॉर्डिंग का मैसेज है स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ये ओवरहेड आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 12th नंबर वाला क्वेश्चन में और भी कुछ एडिशन हुआ है, तो वो पॉइंट पहले कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था, बट उसमें हम लोगों ने सिर्फ ये वाला क्वेश्चन किया था कि कंप्यूट द प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें जुड़ा है, प्रिपेयर ए परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर जुलाई 2022 दैट विल रिफ्लेक्ट द बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या निकालने के लिए होगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर जुलाई 2022 that will reflect budgeted and actual cost। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा था। क्वेश्चन में बोल रखा था कि ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी। ये देखो, ये मैंने स्टोरी पहले यहाँ पर लिख रखा था। ए लिमिटेड जो है दो प्रोडक्ट बनाता है, ए और बी। उसका दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड रिकवर करता है डायरेक्ट मशीन आवर पे, और सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना कॉस्ट जो अपोर्शन करेगा वो S1 करेगा इक्वली 1:1 और S2 करेगा 2:1। ये यहाँ तक बोला हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये पहला पैरा, ये पॉइंट 2 तक। फिर उसके बाद बोला था एनुअल प्रॉफिट प्लान डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, बजटेड और एक्चुअल। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, ये बजटेड है। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, बजटेड सर्विस ओवरहेड, बजटेड आउटपुट भी दिया हुआ है, बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी इन केस ऑफ डिपार्टमेंट P1, और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बी इन केस ऑफ डिपार्टमेंट P2। मशीन का बेसिस पे, लेबर के बेसिस पे। एवरेज वेज रेट बजटेड इन डिपार्टमेंट P2 आर दिस। ठीक है, ऑल मटेरियल्स आर यूज्ड इन डिपार्टमेंट P1 ओनली। डिपार्टमेंट P1 में सिर्फ मटेरियल का यूज होता है। एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखो, जो हमें जुलाई का रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताने के लिए बोला है, तो एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। एक्चुअल और बजटेड में हमें कंपेयर करके ही परफॉर्मेंस बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल जो हम लोग का है, यहाँ पर बोला है कि यूनिट एक्चुअली कितना प्रोड्यूस हुआ है, 4000 3000, जबकि बजट किस हिसाब से बनाया गया है, 50,000 30,000। तो कंपेयर करने के लिए अगर बजट भी 4000 3000 से बनता, तो जितना जितना खर्चा होता मेटेरियल के रिस्पेक्ट में, लेबर के रिस्पेक्ट में या मशीन के रिस्पेक्ट में, वो लिख के हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरह हम लोग बोल सकते हैं। एक्चुअल डायरेक्ट मशीन आवर्स वर्कड इन डिपार्टमेंट P1 ऑन प्रोडक्ट ए, ऑन प्रोडक्ट बी इतना इतना आवर्स। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड इन डिपार्टमेंट P2 बोला है, ऑन प्रोडक्ट ए 8,200 और प्रोडक्ट बी 7,400। कॉस्ट एक्चुअली इनकट दे दिया है। रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड डिपार्टमेंट P1 P2 यू आर रिक्वायर्ड टू, ये प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताना है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल का कितना सोचा था, कितना खर्चा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल सिर्फ डिपार्टमेंट P1 में यूज होता है। रॉ मटेरियल इन डिपार्टमेंट P1 बजटेड और एक्चुअल। ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट, तो एक्चुअल तो ए प्रोडक्ट का दिया हुआ होगा। कहाँ दिया हुआ है, ए प्रोडक्ट 4,000 यूनिट, 3,000 यूनिट खर्चा ये रहा रॉ मटेरियल का, 4,89,000 और 4,56,000।
4,56,000 का। और बजटेड में देखते हैं। बजटेड जो है, बजट के हिसाब से अगर चले तो रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होता है। बजट के हिसाब से अगर चले रॉ मटेरियल का खर्चा, तो बजटेड रॉ मटेरियल का खर्चा कितना हम लोगों ने देख रखा है, 120 और 150 करके, ठीक है। और कितना कितना यूनिट एक्चुअली बना है, तो एक्चुअली बना है 4,000 और 3,000। तो अगर बजट भी 4,000 यूनिट और 3,000 यूनिट के हिसाब से बना होता, तो बजट के हिसाब से मेटेरियल का खर्चा ये 4,000 यूनिट बनाने का हो जाता एट द रेट ऑफ 120 और 150 करके। कितना होगा, 4,80,000। 15 3 45, 4.5 लाख। ठीक है, ये हो गया रॉ मटेरियल का कंपैरिजन। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट P2। देख लो, लेबर जो है उसका यहाँ पर एक्चुअल खर्चा तो दिया हुआ है, ये देखो एक्चुअल दे दिया है 5,91,000 और जो है 5,52,000। तो ये लिख लेते हैं पहले 5,91,000। 5,91,900 और 5,52,000। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है बजट के हिसाब से लेबर आवर कितना होगा, लेबर का कॉस्ट कितना होगा। तो हम लोगों ने कितना यूनिट बनाया है, 4,000 यूनिट, और एक्चुअली में 3,000 यूनिट भी बनाया है। ठीक है, अब बजट के हिसाब से हम लोगों ने लेबर को पेमेंट करने का कैसा सोचा, कैसे पीडीएफ को बनाएंगे, ठीक है। तो कितना सोचा था, देखो बजट के हिसाब से हम लोगों ने जब लेबर का पेमेंट सोचा था, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो बोला था कि यहाँ पर 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 2 घंटा लेबर आवर लगता है, 1 यूनिट, ये सब पर यूनिट का, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, तो 4,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा। 1 यूनिट बनाने में अगर 2 घंटा लगता है, 4,000 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगेगा, 8,000 इंटू 2 आवर्स लिखेंगे। तो सेम तरीके से 3,000 यूनिट बनाने में बी प्रोडक्ट का 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स है, तो इंटू 2.5 हो जाएगा। तो ये तो आवर्स आ गया 8,000 घंटा, और ये कैलकुलेट करने से पूछे आ जाएगा, लेकिन हम लोग को तो रुपीज में निकालना है। लेबर को पेमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो एवरेज वेज रेट बजटेड इन डिपार्टमेंट P2 आर 72 पर आवर, एंड प्रोडक्ट बी के लिए 75। तो 72 और 75, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट, यहाँ पर बता दिया। 5,76,000 और उसके बाद का 5,62,500। तो ये मैंने जो ऊपर लिखा द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट P2, एक्चुअली डिपार्टमेंट P2 के हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बता दिया था, देखो यहाँ P1 और P2, P1 में मशीन चलता है, ठीक है, P1 में लेबर का काम नहीं है, मशीन आवर बेसिस पे होता है। P2 में जो है लेबर आवर बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट P2 के बेसिस पे हो रहा था। हम लोगों ने तो यहाँ डिपार्टमेंट लिखा नहीं है, देखो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बजट है, ये प्रोडक्ट ए और बी का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे रॉ मटेरियल सिर्फ डिपार्टमेंट P1 में, तो वैसे ही लेबर का खर्चा सिर्फ डिपार्टमेंट P2। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा लेबर के बाद ओवरहेड का। ये दो ही था, मटेरियल और लेबर, मतलब डायरेक्ट खर्चे में। इसके बाद आ जाएगा ओवरहेड। ओवरहेड का खर्चा बजटेड, मतलब जो इनका सिस्टम था उसमें कैसा था, ये देखो यहाँ ड्रॉ में लिख रखा था। इनका है डायरेक्ट, P1 में डायरेक्ट मशीन आवर, और P2 में जो है डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। तो बजटेड उस हिसाब से होगा, और एक्चुअली क्या हुआ वो दिया हुआ होगा, देखते हैं कितना दिया हुआ है। ओवरहेड एब्सॉर्ब ऑन मशीन आवर
basis in डिपार्टमेंट P1। देखो, ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे करवाना है, ओवरहेड एब्जॉर्ब करना है ऑन मशीन आवर बेसिस पे, ठीक है। मशीन आवर बेसिस पे ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था मशीन आवर बेसिस पे डिपार्टमेंट P1 में हमें एब्जॉर्ब करवाना है। अब देखो यहाँ पर ओवरहेड एक्चुअली कितना दिया है, तो ओवरहेड दिया हुआ है ये रहा प्रोडक्ट ए का, यहाँ पर ये इधर उधर हो गया लिखा हुआ जो, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा। इसमें भी देखो, अब इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये P1 मतलब प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट का अलग अलग दे दिया, तो हमें सर्विस का खर्चा प्रोडक्शन में देना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली जो हुआ है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोगों ने बजटेड का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सेम तरीके से हमें उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो ओवरहेड दो बार निकलेगा, एक बार ऑन मशीन आवर बेसिस पे निकलेगा और एक बार लेबर आवर बेसिस पे निकलेगा, उसके बाद ही हमें वर्किंग नोट बनाना चाहिए, ठीक है। तो बजटेड वाला तो निकाल ही लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्चुअल वाला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4,000 यूनिट बन रहा है ए प्रोडक्ट, 3,000 यूनिट बन रहा है बी प्रोडक्ट, और P1 में कैसे करके होता है, मशीन आवर बेसिस पे, ठीक है। अब मशीन आवर का यहाँ पर बजटेड दिया हुआ है, एक यूनिट बनाने में 1.5 मशीन आवर लगता है, तो 4,000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो इंटू 1.5, और एक घंटा लगता है एक यूनिट बनाने में, तो 3,000 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगेगा, इंटू इंटू अब जो रेट है मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट लास्ट क्लास में निकाला था हम लोगों ने 30, ये देखो 30 करके आया था, तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी ले लिया 30। अब कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा। 1,80,000 और 190। ये वाला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेट हम लोगों ने निकाला कहाँ है, ठीक है, वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये 30 जो निकाल लिया है, वैसे एक्चुअल वाले का निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे। और एक बार ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन डिपार्टमेंट ए और बी, 4,000 यूनिट बनेगा, 3,000 यूनिट बनेगा। लेबर आवर कितना करके है, तो ये देखो 2 और 2.5, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, इनटू रेट, रेट जो है क्वेश्चन हमें बताएगा, रेट सॉरी जो लास्ट क्लास आंसर निकाला था 15, लेबर का 15, 15 और 15, तो पहला वाला हो जाएगा 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 4,000 1,20,000। सेकेंड वाला कितना आ रहा है, 1,12,500। अब हम लोग वर्किंग नोट निकालेंगे, क्योंकि पहले लास्ट क्लास एक वर्किंग नोट बना हुआ था, तो हम वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ओवरहेड रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑन एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा पे हम लोग ओवरहेड रेट निकालें। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा P1 P2 S1 S2, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, शॉर्ट में लिख दिया एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये रहा 2,31,000 P1 का है, P2 का है 2,04,000 और S1 का 60 और S2 का 48, तो 60 48 2,00,000 2,31,000 2,00,000। एलोकेशन ऑफ
Good afternoon, ma'am. Allocation of S1's cost to P1 and P2 in the ratio of 1:1 और वो 2:1 था, तो 60,000 का एलोकेट करना पड़ेगा 1:1 में, तो हो जाएगा 30:30। फिर एलोकेशन ऑफ S2 cost to P1 and P2 2:1 48,000 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 2 32 और 60 0 0, इसका टोटल हो जाएगा 62 और 31, मतलब हो गया 93 2,93,000, और इधर हो जाएगा 46 और 4,000 46 और 450 हो गया, तो 2,50,000। एक्चुअल मशीन आवर इन डिपार्टमेंट P1, डिपार्टमेंट P1 का एक्चुअल मशीन आवर कितना है? मशीन आवर 6,100 और 4,150, तो 6,100 और 4,150 ये दोनों ऐड क्यों किया? क्योंकि P1 में सिर्फ मशीन का यूज होता है, तो प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए अलग अलग बता रखा है, तो ऐड ही करना पड़ेगा। ऐड कर लिया तो टोटल आ जाएगा, तो टोटल कितना हो रहा है उतने से डिवाइड करेंगे, तो टोटल हो रहा है 10,250। एक्चुअल लेबर आवर इन डिपार्टमेंट P 8,200 7,400। 15,600, तो एक्चुअल मशीन आवर रेट, एक्चुअल लेबर आवर रेट, एक्चुअल मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा? टोटल खर्चा 2,93,000 डिवाइडेड बाई 10,250, ये करने से आ जाएगा। और इधर यहाँ करना पड़ेगा 15,600 और 2,50,000, कितना आ रहा? Lakh 93,000 28.59 machine hours, 16.02 16.02। तो अब वैल्यू भी निकालना है। अब यहाँ ना जगह नहीं है, देखो हम यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर दे के निकाल लेंगे, तो एक काम करते हैं नीचे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? निकालना पड़ेगा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर बेसिस फॉर डिपार्टमेंट P1, तो एक्चुअल वाला, एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड based on machine hours A का P, तो into 28.59 into 28.59,
अब कितना एक्चुअली लगा है समय मशीन में प्रोडक्ट ए और बी को बनाने का? 6100 और 4150। ये देखो ऊपर मशीन लिखा हुआ है, यहाँ डेटा दिया। 6100 और 4150, तो कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करना। 1,74,000 399 हम 400 कर दे रहे, क्योंकि 0.59 के बाद जरूर अप्रोक्सीमेशन रहा होगा, मतलब 2,90,000। अगर हम लोग ऐसे कर ले 2,93,000 डिवाइडेड बाई 10,250, तो देखो हम लोग का आ रहा है 28.585। ऐसे करके बहुत सारा डेटा आ रहा है। इसके साथ डायरेक्टली अगर 6100 मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा हम लोग को। तो इसमें 370 आ जा रहा है। छोड़ो, वो 99 आ रहा है तो मैंने 400 लिख दिया। अगर 999 भी लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 4150 इंटू 28.59, 1,18,648 है। तो मैंने वहां बढ़ाया 1 रुपया, तो यहाँ पर 48 ही रख दिया। ठीक है, तो 1,74,400, 1,74,400, 1,18,648, ये दोनों ही हम लोग को मिला है वर्किंग नोट नंबर 3 से। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। अब नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट नंबर, एक्चुअल overhead absorbed based on नंबर 17 लाख लिखती हूँ। 70 1 लाख ही तो होगा शायद, मेरा गलत हुआ। देखिए वो 3 नहीं होगा। 1,744 ठीक है, 1,186 based on labor A B। एक्चुअल लेबर आवर एट द रेट अभी हम लोगों ने निकाला 16.02। 8,200 और 7,400। 1,31,360, 7,400 into 16.0, 1,185, 1,185 working unit code, working unit code 13136, 13136। अब करना है ये सबका टोटल। 4,80, 4,50, 5,76, 5,62 plus 500, 180 plus 90, 120, 1,12,500, 25,71,000, 26,31,860। 26,31,860। यही पूछना था कि रिपोर्ट बनाने के लिए बजटेड में क्या सोचा था और एक्चुअली में क्या हुआ है, दोनों कॉस्ट में क्या फर्क है, उसका हम लोग को रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था, तो रिपोर्ट बन गई। So,
अब केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन, इसको तो कमेंट वगैरह तो कमेंट अभी करनी नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट दोनों दिखाने के लिए, ठीक है। अब केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन, is CENA, हाँ देखो इसमें बोला है ड्यूरिंग हाफ ईयर एंडिंग इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग ऑफ पी लिमिटेड कॉस्ट वेरिएंस रिपोर्ट वाज डिस्कस्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर असेस्ड। बोल रहा है कि जब आधा साल खत्म हुआ मतलब 6 मंथ्स के बाद डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग हुआ है पी लिमिटेड का, मतलब डिपार्टमेंट का क्या कंडीशन है पी लिमिटेड का, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट जो भी वेरी किया है क्यों किया है, कॉस्ट रिपोर्ट वाज डिस्कस्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर असेस्ड, परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने अब जो है एक्चुअल और बजटेड का परफॉर्मेंस का असेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला डिपार्टमेंट वाइज असेसमेंट किया जाएगा, फॉलोइंग फिगर्स वेयर प्रेजेंट फॉर ए पीरियड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स। बोल रहा है पहले 6 मंथ्स में कहाँ से लगे, फॉर ए पीरियड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स। तो 6 मंथ्स बाद ये डिस्कशन चला है, 6 मंथ्स का कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके से दिया हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड है 34,8 34 लाख 8,000, the above amount is inclusive of the following payment। तो बोल रहे इसमें ये सारे अमाउंट इंक्लूडेड है, जैसे कि पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये खर्चा पे करना पड़ा था। एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करेंट ईयर, बोल रहा प्रीवियस ईयर का खर्चा भी इसमें 1 लाख इंक्लूड किया है। पेड टू वर्कर फॉर स्ट्राइक पीरियड अंडर एन अवार्ड, बोल रहा है वर्कर को स्ट्राइक में ये पेमेंट करना पड़ा। ऑब्सोलेट स्टोर्स रिटर्न ऑफ, तो जो ऑब्सोलेट हो गया था आइटम वो राइट ऑफ करने पे इतने का खर्चा हम लोगों ने, मतलब ये सब अलग अलग रीजन का जो खर्चा है वो इसमें इंक्लूडेड है बोल रहा है। तो ये हमारे ओवरहेड का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये सब जो है प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने कुछ बोला, कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई केस हम लोग लड़ रहे थे हार गए तो कोर्ट के हिसाब से ये पे करना पड़ा, तो ये सब हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट नहीं। बिजनेस चलने से ये सारा चीज हो सकता है तो देना पड़ा, तो ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग का ओवरहेड कितना है, ठीक है। तो पहले ये माइनस कर लेते हैं और निकाल लेते हैं कि एक्चुअल ओवरहेड कितना होगा। एक्चुअल ओवरहेड इनकट 34,08,000 है, उसमें से जो भी माइनस होगा माइनस कर करके लिखते हैं। 4 लाख 50, 1 लाख, नाम और नहीं लिख रहे हैं। 4 लाख 50, 1 लाख, 4 लाख 20, 36, 9 लाख 70, 70 30 मतलब
10,06,000, तो 10,06,000 माइनस करने से कितना हो जाएगा? 24,02,000। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड ये होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर द 6 मंथ्स दे दिया है। प्रोडक्शन हुआ था 1,10,000 यूनिट फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस है 50% कंप्लीट इन एवरी रेस्पेक्ट। ठीक ठीक है, तो बोल रहा है कि WIP में कितना सारा चीज पड़ा हुआ है? 80,000 यूनिट। इतने सारे यूनिट्स जो है WIP से रिलेटेड है, लेकिन उसमें से 50% कंप्लीटेड इन एवरी रेस्पेक्ट। हर रेस्पेक्ट में देखा जाए, मतलब मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, सभी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 50% बोल रहा है कंप्लीट है। तो इसका मतलब हम लोग का WIP का अगर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट निकाले, ये कहाँ सीखा हुआ है? देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो ये चीज मैंने, तो इससे हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि हम लोग का, देखो, फिनिश्ड गुड्स कितना सारा है? 1,10,000, जिसमें से सेल कितना हुआ है? 90,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना होगा? सोल्ड यूनिट, तो सोल्ड आउट हम लोग फिनिश्ड गुड्स को ही कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन खुद बोल रखा है 90,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम लोग ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कर रहे थे। तो 1,10,000 फिनिश गुड्स में 90,000 अगर सोल्ड आउट हो गया, कितना क्लोजिंग स्टॉक है? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा बात, माइनस करने से निकल चला। 20,000 जो है फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, और WIP में कितना रहेगा? तो 80,000 यूनिट WIP है। तो अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट करें तो बोल रहा है कि 50% कंप्लीट इन एवरी रेस्पेक्ट। तो इसका मतलब फिर WIP का जो 80,000 है उसमें से अगर 50% एवरी रेस्पेक्ट में कंप्लीटेड है, तो फिर एक्चुअली WIP में कितना जाएगा? WIP का मतलब तो वो यूनिट जो अभी तक कंप्लीट नहीं, 40,000 होगा। तो 80,000 पे लगाना पड़ेगा 50%, तो ये हो जाएगा 40। फिर बोल रहा है कि मशीन वर्क ड्यूरिंग द पीरियड वाज 3,000 आवर्स, तो मशीन 3,000 घंटा चला है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू यानी सेल्स बजट, इट वाज एस्टिमेटेड दैट a total of 50,40,000 would be required for budgeted machine hours of 6,000 as production overhead for entire year। बोल रहा है कि प्रिपरेशन जब किया गया था सेल्स बजट, तो ये एस्टिमेट किया गया था कि टोटल 50,40,000 रुपीज का जरूरत पड़ेगा फॉर बजटेड मशीन आवर्स। मतलब इतना खर्चा हो सकता है अगर मशीन आवर्स जो है वो 6,000 आवर्स है एज प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द एंटायर ईयर। मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड अगर इतना है तो इतना मशीन आवर चलेगा, ऐसा सेल्स बजट बनाते वक्त एस्टिमेट किया गया था। ड्यूरिंग द मीटिंग ए डेटा एनालिटिक रिपोर्ट रिवील्ड दैट 40% ऑफ द ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसी, मतलब एबनॉर्मल रीजन, एंड द बैलेंस वाज एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट बढ़ गया तो ये नॉर्मल रीजन हो गया। यू आर ऑल्सो प्रेजेंट at the meeting. The chairperson of the meeting has asked you to ready with the following for the performance appraisal of the departmental head। तो हम लोग को ये नीचे का जो पॉइंट है ये बताना पड़ेगा जब मीटिंग होगा। हाउ मच वॉज बजटेड मशीन आवर रेट यूज टू रिकवर ओवरहेड, बोल रहा है कितना बजटेड मशीन आवर रेट है। तो बजटेड मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे? अभी भी पढ़, ये रहा 50,40,000 डिवाइडेड बाई 6,000 करने से बजटेड मशीन आवर रेट निकल जाएगा। तो निकाल बजटेड मशीन आवर रेट, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड डिवाइडेड बाय मशीन बजटेड।
50,40,000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स कितना है 6,000, कितना आ जाएगा? 840. Is 840 per machine, बजटेड मशीन आवर रेट कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन 840 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा है देखते, सेकंड पूछा है हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड हैज बीन रिकवर्ड और एब्सॉर्ब्ड अप टू द एंड ऑफ द हाफ ईयर। तो कितना प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड हुआ है, एब्सॉर्ब हुआ है? एब्सॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड, एब्जॉर्ब का मतलब हम लोगों ने कितना चार्ज किया होगा, तो हम लोग तो एस्टिमेटेड बेसिस पे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का रेट कितना है 840, ठीक है। इनटू करना पड़ेगा एक्चुअली जो टाइम यूज हुआ है, एक्चुअली जो मशीन आवर्स यूज हुआ है, तो एक्चुअल मशीन आवर्स कितना है? हम बताएं, ये रहा 3,000, 3,000 इंटू 840 कितना हो जाएगा? उतना ही हम इसका 25 lakh 20,000. 25,20,000 रुपीज का जो है ओवरहेड एब्सॉर्ब करवाया है। ऑप्शन ए। फिर थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर में पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड अंडर और ओवर एब्सॉर्ब, ओवरहेड अंडर और ओवर एब्सॉर्ब। तो पहले देखते हैं एब्सॉर्ब कितना कर रहा है, अभी कैलकुलेट करें 25,20,000 और एक्चुअली कितना है, एक्चुअल एक्चुअल निकाला है हम लोगों ने, ये सब माइनस करते हैं एकदम स्टार्टिंग 24,02,000। तो जो डिफरेंस है वही ओवर या अंडर हो जाएगा, तो हम लोगों ने 25,20,000 एब्सॉर्ब करवाया, जबकि 24,20,000 करने से ही हो जाता, मतलब हम लोगों ने कर दिया है ओवर एब्सॉर्ब, ज्यादा खर्चा चार्ज। कितना होगा? 1,18,000. थर्ड नंबर पे ये पूछा 1,18,000 ओवर एब्सॉर्ब, मैंने ऑप्शन ए पूछा। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में पूछा है कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री रेट फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्सॉर्ब ओवरहेड ओवर WIP फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए, तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है? ओवर एब्सॉर्प्शन लेना पड़ेगा या अंडर एब्सॉर्प्शन, जो भी होगा, बाकी ओवर एब्सॉर्प्शन का होता है। लेकिन इसमें सिर्फ सप्लीमेंट्री रेट नॉर्मल रीजन से जितना है उसके ऊपर निकलता है, तो नॉर्मल रीजन कितना है 60%, क्योंकि 40% जो है डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग। तो इसका 60% लेना पड़ेगा अमाउंट में, और बाकी नीचे हो जाएगा जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करके सोल्ड आउट यूनिट निकाला था, क्लोजिंग स्टॉक निकाला था, डब्ल्यू आई पी था 40,000, 80 का 50%, और ये था शायद 20,000, 90, 40 और 20, एक बार चेक कर लो। 90, 20 और 40, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1,18,000 का 60%,
0.47. 0.7 यहाँ डिनोमिनेटर में कितना 150. 0.47 0.472 पर यूनिट 2 आ रहा होगा इसका मतलब लिख दिया क्योंकि ऑप्शन के साथ मैच करना था तो मैंने 2 लिख दिया नहीं भी लिखने से होगा। फिफ्थ नंबर का व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एप्रोशन टू वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्यूआईपी में कितना एप्रोशन करेंगे तो एप्रोशन टू डब्ल्यूआईपी कितना हो जाएगा तो सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से उनका डब्ल्यूआईपी यूनिट है 40,000 तो 40,000 इंटू 0.472 ठीक है कितना आ जाएगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ऑप्शन में 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ ऑप्शन के साथ वैल्यू को मैच करने में आसानी है कितना आ रहा 18,880. 18,800 80 भी आ रहा है हमें 18,880 ठीक है देखते हैं ऑप्शन सी हो गया 18,800 कंप्लीट ठीक है। अब हम लोग का एमसीक्यू बाकी है और एमसीक्यू में जब करेंगे तो हमें ये कैपेसिटी वाला पॉइंट जो है वो समझना पड़ता है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होता है ये तो ये एक बार हम बता दें लिखवा देते हैं ठीक है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है इंस्टॉल्ड या फिर इसको बोलते हैं मैक्सिमम और थियोरिटिकल कैपेसिटी टाइप क्या का कैपेसिटी है मीनिंग या डेफिनेशन लिख लो एक कॉलम और यहाँ पर एग्जाम्पल इसका मीनिंग में लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन अंडर मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन अंडर आइडियल conditions with no interruptions एग्जाम्पल में लिख लो ए मशीन कैन प्रोड्यूस 10,000 यूनिट पर month पहले लिख लो फिर समझा दूंगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अच्छा ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बाद प्रैक्टिकल कैपेसिटी प्रैक्टिकल कैपेसिटी इसका मतलब है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस unavoidable losses such as maintenance tea break and setup time etc तो जैसे कि यहाँ 10,000 यूनिट बन सकता है 1,000 यूनिट अनएवॉइडेबल लॉसेस की वजह से हम लोग नहीं बना पाए तो फिर ये 9,000 यूनिट हम लोग का हो गया प्रैक्टिकल ठीक है प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बाद नॉर्मल कैपेसिटी नॉर्मल
capacity. Average production expected over several years after considering seasonal and market fluctuation. Average production equal 8,000 units per month. नॉर्मल कैपेसिटी के बाद एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कैपेसिटी और उसके बाद आइडल कैपेसिटी. द एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड during a particular period. Actual production equals 7,500 unit. और idle capacity. Capacity that remains unused. Idle capacity equal practical capacity minus actual capacity. $9,000 minus 7,500, 1,500 unit. अब यहाँ पर दो एक्स्ट्रा और भी बोला है, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी. बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी, और एबनॉर्मल का मतलब नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी. ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी. और यहाँ पर इंस्टॉल्ड और नॉर्मल, इंस्टॉल्ड का मतलब ही प्रैक्टिकल होता है, नहीं प्रैक्टिकल कैपेसिटी तो अलग है. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बोला है, मैंने जहां से इसको लिखवाया वहां पर ऐसा. ठीक है, हम देख लेते हैं. इंस्टॉल्ड का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम जो पॉसिबल कैपेसिटी. देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रखा है. यहाँ पर बोल रखा है इंस्टॉल्ड को रेटेड भी बोलते हैं. ठीक है, तो और एक नाम भी लिख लो, मैक्सिमम रेटेड. और यहाँ रेटेड का जगह था, मैंने लिख दिया रेटेड और थियोरेटिकल कैपेसिटी. तो यहाँ पर बोल रहा है maximum capacity of the production of goods or providing services. Installed capacity is determined either on the basis of technical specification or through a technical evaluation. It is also known as theoretical capacity and it could not be achieved in a normal operating circumstance. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला, मैंने भी वही लिखा है. बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन अंडर आइडियल कंडीशंस विथ नो इंटरप्शन. बोल रहा है कि अगर किसी तरीके का इंटरप्शन ना हो, ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन हो जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन. ठीक है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में जितना प्रोडक्शन हो सकता है बिना किसी इंटरप्शन के, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम. इसको थियोरेटिकल क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि ये थियोरिटिकली सुनने में अच्छा लगता है, मतलब इसका प्रैक्टिकल सेंस कम है. क्योंकि देखो बिना इंटरप्शन के कुछ हो जाए ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, कुछ ना कुछ तो इंटरप्शन रहेगा ही. ठीक है, तो एकदम आइडियल कंडीशन किसी चीज का नहीं होता है. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी देख लो कि सबके पास सब चीज नहीं होता है. किसी के पास
पैसे का इशू है, ठीक है, किसी के पास कुछ और इश्यूज है, तो किसी का लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, हाँ, बट किसी का कोई चीज का प्रॉब्लम है, किसी का कोई चीज का प्रॉब्लम, ठीक है। तो आइडियल बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है, कि अगर हम लोग सोचे कि एकदम आइडियल कंडीशन हमें मिल जाएगा और हम लोग कुछ कर लेंगे, ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमें दिया जाएगा ही प्रॉब्लम, ठीक है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग ओवरकम कर पाएंगे वही हमारा सक्सेस होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, देखो कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम तभी अगर होगा कि मेरा कोई इंटरप्शन नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको थियोरेटिकल कैपेसिटी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है मशीन कैन प्रोड्यूस 10,000 यूनिट, मतलब अगर मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, कोई एक ऐसा मशीन होगा जिसके पास बोल रहे 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करने का जो है, मतलब इससे ज्यादा वो कर नहीं सकता है, सबसे ज्यादा एटमोस्ट यही कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सारा फेवरेबल, यही चीज होता है। ये देखो, ये चीज ये इसीलिए लिखा है, कुड नॉट बी अचीव्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग सर्कमस्टेंसेस, बोल रहा है नॉर्मल ऑपरेटिंग सर्कमस्टेंसेस में ये पॉसिबल नहीं, आइडियल कंडीशन होगा तो ही पॉसिबल है, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल बोला है, प्रैक्टिकल का मतलब हो जाता है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल लॉसेस, जैसे देखो अगर हम लोग वर्कर से काम करवा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि आप टी ब्रेक मत लो, आप मेंटेन मत करो मशीन को, आप सेटअप मत करो, फिर आप प्रोडक्शन करो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो सारा अनअवॉइडेबल लॉसेस है, ठीक है, कोई मशीन को मेंटेन नहीं करेगा तो मशीन तो खराब होगा, सेटअप नहीं करेगा तो मशीन चलाएगा कैसे, टी ब्रेक नहीं लेगा तो वो काम करेगा कैसे, ठीक है। ब्रेक तो सभी को चाहिए, एकदम लगातार थोड़ी ना कोई काम कर सकता है, चाहे वो कोई भी तरीके का काम कर रहा हो, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, इंस्टॉल प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब हो जाता है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस अनअवॉइडेबल, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि एक मशीन सबसे ज्यादा 10,000 यूनिट बना सकता है, लेकिन क्या हम लोग 10,000 यूनिट बनाने के लिए जितना समय उसे काम कर मशीन चलाना पड़ेगा उतना चला सकते हैं नहीं, क्योंकि वर्कर जो है टी ब्रेक लेगा, सेटअप टाइम लेगा, तो इसके लिए मान लो 1,000 यूनिट कम बन रहा है, क्योंकि ये सारे कामों के लिए टाइम चला जा रहा है, तो 9,000 यूनिट बन रहा है, जो कि प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ठीक है। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि हम 4 घंटा बोल लेंगे, अगर सारा चीज एकदम सही तरीके से चला 4 घंटा बोल लेंगे, लेकिन 4 घंटा लगातार थोड़ी बोल सकते हैं, बीच में मान लो 15 मिनट मुझे ब्रेक चाहिए, ठीक है, 4 घंटा से ज्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। तो नॉर्मली देखो 2 आवर्स बोलने का हैबिट होता है हम लोग का, ठीक है, और उससे ज्यादा से ज्यादा अगर कभी जरूरत पड़ा ऐसा तो फिर 4 घंटा बोल सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो फिर उसमें क्या होगा कि बीच में जो ब्रेक लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, मान लो 2 घंटा बोल लिया देन ब्रेक, फिर आदत है तो फिर और 2 घंटा बोल लिया, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये जो बीच में जो ब्रेक हो जाता है उसके वजह से जो जितना कम पढ़ाई हुआ, ठीक है, वो प्रैक्टिकल है कि उतना ही प्रैक्टिकल हो सकता है। 4 घंटा क्लास चला तो क्या 4 घंटे का 4 घंटे कुछ ना कुछ पढ़ाई हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं, बीच में ब्रेक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब इन्होंने क्या लिख रखा है, बोल रहे इट इज डिफाइंड एज एक्चुअली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट, हाँ एक्चुअली जितना हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, इट इज नोन एज ऑपरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके यहाँ स्लैश देके तुम लोग लिख लो ऑपरेटिंग, ये लिखा हुआ है तो ये लिख लो ऑपरेटिंग कैपेसिटी। तो मैच तो हो रहा है ये दोनों जो मैंने लिखवा है यहाँ पर, दिस कैपेसिटी टेक्स इनटू अकाउंट्स लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू रिपेयर मेंटेनेंस माइनर ब्रेकडाउन आइडल टाइम सेटअप टाइम नॉर्मल डिलेज संडेज हॉलीडेज स्टॉक टेकिंग एटसेट्रा। जनरली मतलब मान लो स्टॉक काउंटिंग चल रहा है तो मशीन का काम बन रहा है। जनरली प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज टेकन बिटवीन 80 to 90% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी, इट इज ऑल्सो रेटेड का मतलब प्रैक्टिकल सॉरी इंस्टॉल्ड, ये देखो। तो बोल रहा है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि इतना हो जाएगा उसका 90% जो होता है प्रैक्टिकल होता है नॉर्मली, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला देखो कि हम 4 घंटा लगातार बक लेंगे, ज्यादा से ज्यादा चाहे तो हम 4 घंटा बोल लेंगे, ठीक है। 4 घंटा लगातार अगर बोल लेंगे तो हम बोल रहे हैं कि बीच में मुझे अगर 30 मिनट्स का ब्रेक चाहिए तो 30 मिनट्स हम कम पढ़ाएंगे, 4 घंटा मतलब हो जाएगा 240 मिनट्स, ठीक है, इंटू 100, तो कितना आ रहा है देखो, तो 100/80, 100/80 कितना परसेंट होगा, 90% नहीं होगा, 90% होने के लिए
तो जो भी, तो 90% का मतलब ये हो जाएगा ये कि जितना टोटल बोल रहे हैं उसका 80 to 90% बोला है, वैसे भी 80 to 90%। तो 4 आवर्स का मतलब 60 करके इतना हो गया, 80% लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 192 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 कर लो तो 3 घंटा 20 मिनट, ठीक ही बोला है मैंने, 3 घंटा 20 मिनट जो है मतलब क्लास होगा, बाकी मतलब एक्चुअली कुछ आउटपुट आएगा, बाकी जो है ब्रेक में चला जाएगा या फिर कुछ इधर उधर सोचने में, क्या लिखने में, ये सब में चला जाएगा, ठीक है। फिर नॉर्मल कैपेसिटी, तो ये देखो हम लोगों ने जो लिखा है वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर शायद थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब एवरेज हम लोग जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं ओवर सेवरल ईयर्स आफ्टर कंसिडरिंग सीजनल एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, बोल रहा है जो भी चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसका सीजनल और मार्केट फ्लक्चुएशन जैसा है उसके हिसाब से पूरे साल में एवरेज जितना प्रोडक्शन हम लोग कर पाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज अचीव्ड और अचीवेबल ऑन द एवरेज ओवर ए पीरियड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टेकिंग इनटू अकाउंट द रिडक्शन इन कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्लान, ठीक है। सेम चीज ही मैंने भी लिखवाया है, ठीक है। तो नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब कि हम लोग जो चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका सीजनल मार्केट फ्लक्चुएशन ये सारी चीजों को देखते हुए पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं, मान लो हम लोग 8000 यूनिट पर मंथ प्रोडक्शन कर लेते हैं एवरेज, ये हो गया नॉर्मल कैपेसिटी। फिर है एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब एक्चुअली कितना प्रोडक्शन किया। देखो सोचते तो बहुत कुछ है कि इतना हम लोग प्रोडक्शन कर लेंगे, बट पता है कि प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, तो वो हो गया प्रैक्टिकल कैपेसिटी। लेकिन मार्केट फ्लक्चुएशन सीजनल मतलब बाहर का इम्पैक्ट भी तो आता है, तो उससे हम लोग फिर हमें एवरेज कैपेसिटी पता चलता है कि कितना कर पा रहे हैं और एक्चुअली कितना कर पाएंगे। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब it is the capacity actually achieved during a given period, it is presented as a percentage of installed capacity, the actual output जो भी हमें मिलेगा उसी को हम लोग actual capacity बोलते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, मान लो हम लोगों ने 7500 एक्चुअली प्रोडक्शन किया। अब आइडल कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी का मतलब है ये कैपेसिटी प्लांट की कैपेसिटी का वो हिस्सा है मशीन और इक्विपमेंट विच कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन, तो बोल रहा है कैपेसिटी दैट रिमेन्स अनयूज्ड, ठीक है, जो हम लोगों ने यूज नहीं किया या नहीं कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं आइडल कैपेसिटी। अब वो निकाला कैसे जाता है, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है उसके साथ थोड़ा सा शायद डिफरेंस है, तो मैंने लिखा है प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल। तो मैंने बोला कि प्रैक्टिकली हम लोगों ने हम जितना कर पाते 9000 यूनिट मान लो प्रैक्टिकली हम लोग प्रोडक्शन कर पाते और एक्चुअली हम लोगों ने प्रोडक्शन किया 7500, तो हम लोग का जो 1500 है वो आइडल हो गया, क्योंकि हम लोग चाहते तो 1500 यूनिट भी बना सकते थे, किसी वजह से नहीं हुआ। और यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है, बोल रहा है कि नॉर्मल आइडल कैपेसिटी का मतलब है इंस्टॉल्ड और नॉर्मल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, क्योंकि है तुम लोग का तो हम लिखवा देते नॉर्मल आइडल कैपेसिटी और एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, ठीक है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी मतलब इंस्टॉल्ड माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड माइनस नॉर्मल कैपेसिटी। और एबनॉर्मल आइडल का मतलब हो जाएगा नॉर्मल माइनस एक्चुअल, नॉर्मल माइनस एक्चुअल, ये लिखा हुआ। मतलब यहाँ जो डिफाइन किया उसमें बोल रहा है इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड का मतलब हो गया कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है और नॉर्मली हम लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। नॉर्मली हम लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया, मतलब एग्जांपल के हिसाब से 10,000 माइनस 8,000, 10,000 माइनस 8,000, ये हो जाएगा 2,000। और एबनॉर्मल का मतलब 8000 यूनिट हम लोग नॉर्मल प्रोडक्शन कर पाते हैं, बट एक्चुअली हम लोगों ने किया है 7500, फिर ये हो गया एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो हम लोग अगर एवरेज 8000 यूनिट बना पाते फिर भी 7500 ही बनाया, क्यों, तो बोल रहा है ये एबनॉर्मल आइडल टाइम की वजह से, मतलब एबनॉर्मल रीजन की वजह से 500 कम बना। और नॉर्मल मतलब जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो बोल रहा है कि हम लोग सोचे थे कि 10,000 यूनिट बना लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि हमारा मशीन इसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने काउंट कितना किया नॉर्मल कैपेसिटी, हम लोगों ने नॉर्मल बोला है कि 8000 यूनिट एवरेज बनाए। ये किस चीज को ध्यान में रखते हुए सोचा है कि
जैसे कि टी ब्रेक वगैरह ये सब तो चाहिए होगा, इसीलिए ये सोचा है कि जितना भी सोच लो कि 10,000 यूनिट बना लोगे, लेकिन अनअवॉइडेबल रीजन के वजह से 8,000 ही बना सकते हो। ठीक है, अच्छा और कुछ है नहीं यहाँ पर। अब हम लोग को एमसीक्यू देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बोला है fixed overhead costs are not affected in fixed overhead costs are not affected in monetary term during a given period by a change in output, but this statement holds good provided। बोल रहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अफेक्टेड नहीं होगा इन मॉनिटरी टर्म, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे अगर रेंट 10,000 था तो बोल रहा है ये रेंट चेंज होके 11,000 नहीं होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में, अगर हम लोग का आउटपुट चेंज हुआ तो बोल रहा है कि लेकिन ये बात कब सही होगा, ये बात कब सही होगा। बोल रहा है इंक्रीज इन आउटपुट इज नॉट सब्सटेंशियल, इंक्रीज इन आउटपुट इज सब्सटेंशियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो बोल रहा है अगर आउटपुट इंक्रीज होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आउटपुट इंक्रीज होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, कौन से केस में होगा। तो देखो इसमें आंसर हम लोग का ए होना चाहिए। क्यों, हम बता देते, जैसे मान लो ये एक घर है, ठीक है, इसका रेंट है मान लो 10,000 रुपए। यहाँ पर जितना स्पेस है एक जन रह रहा है, लेकिन ये मान लो एक 2 BHK है, ठीक है, तो इसमें 2 जन रह सकता है आराम से, 2 से ज्यादा भी रह सकता है। हम एक बार मान लेते हैं कि इंडिविजुअली 2 स्टूडेंट रहेगा तो एक का एक रूम, एक का एक रूम, 2 BHK है, ठीक है। तो इनका भाड़ा जो है वो 10,000 है। अब दूसरा एक और फ्रेंड आके रहने लग गया, ठीक है, तो भी भाड़ा क्या हो गया, 10,000 ही रहा। तो फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, 10,000 10,000 ही रहा, 11,000 नहीं हुआ किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में बाई ए चेंज इन आउटपुट। तो आउटपुट क्या था, पहले एक जन रह रहा था, अब 2 जन रह रहा है, ठीक है। वैसे ही मान लो प्रोडक्शन, तो मान लो फैक्ट्री में पहले 1 यूनिट बन रहा था तो 10,000 दे रहे थे, अब मान लो 2 यूनिट बन रहा है तो भी हम लोग रेंट 10,000 ही दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये कब पॉसिबल है, बोल रहा है कि अगर आउटपुट का इंक्रीमेंट जो है, जैसे 1 से 2 यूनिट बनने लगा या 1 से 2 जन रहने लगे, तो बोल रहा है ये आउटपुट का इंक्रीमेंट अगर सब्सटेंशियल नहीं है। अगर ये सब्सटेंशियल होता, मतलब मान लो अब इसमें 5 लोग रहने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर इतने से जगह पे तो होगा नहीं, तो फिर और एक रेंट लेना पड़ेगा, और एक रेंट लेना पड़ा तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा। और जैसे कि यहाँ मान लो 1 से 2 यूनिट बना तो फैक्ट्री में उतना कैपेसिटी है, तो फैक्ट्री रेंट जो है वही चल रहा है। मतलब मान लो हम लोग 2 लाख यूनिट बनाने लग गए, तो अब फैक्ट्री में जगह नहीं है काम करने का, ठीक है, तो हमें और एक जगह पे फैक्ट्री रेंट पे लेना पड़ा। तो अगर आउटपुट हम लोग का सब्सटेंशियल नहीं है तो ही ये वाला स्टेटमेंट होल्ड्स गुड होगा। अदर अदर का सब्सटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा फिक्स खर्चा। तो इसका आंसर 1 का ए हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है डैश कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एक्चुअली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, थियोरेटिकल, इंस्टॉल्ड, प्रैक्टिकल, नॉर्मल। तो अभी समझाया, वहां से देख के बता दो कि एक्चुअल यूटिलाइज्ड कैपेसिटी कौन सा कैपेसिटी होता है। देखो पहला बात है जो थियोरेटिकल है वही इंस्टॉल्ड है, तो देख के बता सकते हो, आसान है। जो थियोरेटिकल है वही इंस्टॉल्ड है, तो ये आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता। एक चीज का दो आंसर कहाँ से हो जाएगा। एक्चुअली जो कैपेसिटी, तो ये थियोरेटिकल या इंस्टॉल्ड का मतलब, तो वो तो देखो जो 4 घंटे का पढ़ा है कि हम 4 घंटा पढ़ा देंगे, बट वो तो थियोरेटिकली सोच रहा है, प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल। तो कौन सा कैपेसिटी है जो एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आंसर क्या होना चाहिए। अभी तो लिखा है यहाँ से देख के बताना ही, सी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज, ये हो जाएगा।
The allotment of the whole items of cost to cost center और cost unit is called, बोल रहा है कि जब हम लोग किसी कॉस्ट को, ठीक है, अलॉटमेंट कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट में, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट को जब अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, एपोर्शनमेंट, एलोकेशन या नन ऑफ द अबव। तो वो तो यहाँ पर टर्म से ही पता चल रहा है, या फिर ये तो हम लोगों ने ओवरहेड स्टार्ट किया तभी पढ़ा। अलॉटमेंट करने से एलोकेशन होता है, ठीक है। अपोर्शन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर हम लोग किसी खर्चे का पूरा ले जाके किसी एक कॉस्ट सेंटर में दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो सवाल ही नहीं आता है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कर रहे, एक ही जगह पे ले जाके दे रहे हैं, तो एलोकेशन बोलते हैं उसे। और एब्जॉर्प्शन का मतलब पहला बात है कि कॉस्ट को चार्ज नहीं करना होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सारा कॉस्ट सब चार्ज हो गया, अब हम लोग को उस कॉस्ट को किस तरीके से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो एब्जॉर्प्शन का तो यहाँ इस क्वेश्चन के साथ कोई मेल ही नहीं है। तो 3 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ। प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है जो कि एसेंशियल है या नेसेसरी है प्रोडक्शन जो किया है, जो गुड्स प्रोड्यूस्ड गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या है? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ऐड होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में, सेलिंग ओवरहेड में, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो प्राइमरी पैकिंग मार्केटिंग के काम नहीं आता है, वो सेकेंडरी पैकिंग होता है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाएंगे तो शायद हमारा प्रोडक्ट आसानी से बिके, तो वो मार्केटिंग पॉलिसी होता है, तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो इसका आंसर ये दो तो होगा नहीं, तो ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। मेटेरियल कॉस्ट के साथ जुड़ेगा या प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ जुड़ेगा। तो प्राइमरी पैकिंग किसके साथ जुड़ना चाहिए? क्या प्राइमरी पैकिंग मेटेरियल कॉस्ट के साथ जुड़ना चाहिए या प्रोडक्शन कॉस्ट जब टोटल निकालते हैं तो वहां जुड़ना चाहिए? देखो मेटेरियल के साथ, हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट, मेटेरियल के साथ सिर्फ मेटेरियल का खर्चा, मेटेरियल को लेके आने का खर्चा, लाइक कैरेज इनवर्ड या कुछ रिटर्न हो गया तो वो सब एडजस्ट होता है, बट पैकिंग का कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ जुड़ना चाहिए। 5th नंबर में बोल रहे डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस, ये किस चीज का पार्ट होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग ओवरहेड का, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। तो डायरेक्टर थोड़ी ना मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, तो मार्केटिंग के काम के साथ उसका क्या लेना देना। और प्रोडक्शन का काम भी वो नहीं संभालता है, फैक्ट्री में जाकर प्रोडक्शन का काम वो नहीं संभालते, वो संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो 5th का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। 6th में बोला है which of the following is not the classification of overhead based on its functionality। फंक्शन के ऊपर बेसिस करके देखा जाए तो कौन सा ओवरहेड हमारा फंक्शन क्लासिफिकेशन में नहीं आता है? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, फिक्स्ड या सेलिंग ओवरहेड? देखो ये सब बेसिक में पढ़ा हुआ है, ऊपर से जब मैंने ओवरहेड स्टार्ट किया फिर भी लिख पाया था, ये बोल के कि लिखवाए या नहीं लिखवाए सोचते हुए फिर भी। ये देखो बाय नेचर फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, बाय एलिमेंट वाइज मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, बाय कंट्रोल वाइज कंट्रोल, तो उसमें हम लोग का हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। फैक्ट्री, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ये सब हम लोग का फंक्शन के हिसाब से होता है। तो 6th का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। 8th नंबर, सॉरी 7th का बोला है बैड डेप्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। बैड डेप्ट किसका एग्जांपल होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन। तो बैड डेप्ट कौन सा आइटम? सेलिंग ओवरहेड, क्योंकि सेल के बाद बैड डेप्ट हो सकता है, तो ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। 7 का सी। 8th नंबर में बोला है नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? तो देखो नॉर्मल कैपेसिटी अभी मैंने लिखवा है, वहां से पहले देख लो तो ऑप्शन चूज करने में हेल्प हो जाएगा। पहला बात है नॉर्मल का मतलब एवरेज, ठीक है, नॉर्मल का मतलब एवरेज। एवरेज प्रोडक्शन हम लोग जितना कर सकते हैं पूरे एक साल में या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, मार्केट का फ्लक्चुएशन, सीजनल जो कंडीशन है, वो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। अब बोला है हमें डिफरेंस किस चीज का होगा, तो यहाँ पर अलग अलग मैंने डिफरेंस नहीं लिख पाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ से पढ़ के क्या हम लोग बता सकते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड एस्टिमेटेड आइडल टाइम कैपेसिटी एज रिवील्ड बाय लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड, मैक्सिमम कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी, ये सब
देखो अगर मैक्सिमम कैपेसिटी से प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस करोगे, मैक्सिमम कैपेसिटी से अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? देखो मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी है तो मैक्सिमम मतलब हम लोग जितना घंटा, देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम और प्रैक्टिकल, तो मेरा वो पढ़ाने वाला एग्जांपल सोचो कि हम बोल रहे हैं कि हम 4 घंटा पढ़ा लेंगे, बट मुझे पता है हम 3 घंटा ही पूरा बोल पाएंगे, बाकी 1 आवर ब्रेक इधर उधर में चला जाएगा। तो ये दोनों का माइनस अगर हम लोग निकाले तो हमें थोड़ी ना नॉर्मल कैपेसिटी मिलेगा, हमें तो ये मिलेगा कि हम लोग कितना यूटिलाइज नहीं कर पाए मैक्सिमम कैपेसिटी से, अगर हम लोग प्रैक्टिकल कैपेसिटी को हटाते हैं। तो फिर ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर ऑप्शन बी में बोला है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मतलब हम 3 घंटा पढ़ा सकते हैं, नॉर्मली हम 2 घंटा पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का जो डिफरेंस आ रहा है ये नॉर्मल कैपेसिटी थोड़ी बता रहा है। नॉर्मल कैपेसिटी बताना है तो फिर नॉर्मल कैपेसिटी का डिफरेंस कैसे निकाले? नॉर्मल कैपेसिटी निकालने के लिए नॉर्मल कैपेसिटी कहाँ से आ जाएगा? मतलब ये तो देखो इक्वेशन ही गलत है, मुझे निकालना है नॉर्मल कैपेसिटी, तो प्रैक्टिकल माइनस नॉर्मल हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये वाला नहीं होगा। अब सी में बोला है प्रैक्टिकल कैपेसिटी यानी 3 आवर्स एंड एस्टिमेटेड आइडल कैपेसिटी एज रिबिल्ड बाय लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड। तो मतलब लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड से देखा गया है कि कितना कैपेसिटी हम लोग कम यूटिलाइज करते हैं। मतलब नॉर्मली आइडल चला जाता है, मतलब सीजनल मार्केट फ्लक्चुएशन के बेसिस पे हम लोग जैसे कि मान लो हम 3 घंटा पढ़ा तो सकते हैं, बट मुझे पता है कि मुझे तीन, मतलब एक ट्रेंड हो गया कि मुझे 3 घंटा जरूरी नहीं है, हम 1 आवर 44 मिनट्स 45 मिनट्स 50 मिनट्स, जैसे मैंने अपना रिकॉर्डिंग सब चेक किया है तो वहां पर मुझे दिखता है कि मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स अगर हम पढ़ाते हैं तो मेरा जो भी टास्क है वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेंड हो गया। तो वैसे ही किसी एक प्रोडक्ट का ट्रेंड की प्रैक्टिकल कैपेसिटी तो हमारे प्लांट का इतना है, लेकिन आइडल कैपेसिटी चला जाता है प्लांट का इतना बिकॉज ऑफ द मार्केट जो भी फ्लक्चुएशन होता है या सीजनल हर एक रीजन के वजह से। तो फिर हम लोग ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मान लो मेरे मशीन का है, मेरा मशीन 10 घंटा चलता है, ठीक है, जिसमें से मार्केट का फ्लक्चुएशन वगैरह के लिए मुझे पता है कि 3 घंटा मेरा आइडल चला जाता है, तो 7 आवर्स मेरा क्या हो गया? नॉर्मल कैपेसिटी। तो यही आंसर होगा। ये तो इक्वेशन ही गलत है, इसमें तो आएगा मेरा आइडल, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी को अगर लेस करोगे, मैक्सिमम हम देखो मैक्सिमम हम 4 घंटा पढ़ा सकते हैं और एक्चुअली हम पढ़ाते हैं 2 घंटा, तो इसमें लेस करने से थोड़ी ना नॉर्मल कैपेसिटी आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हम लोग एवरेज कितना काम कर सकते हैं, हम लोग का मशीन एवरेज कितना काम कर सकता है, मार्केट के ऊपर ये चीज डिपेंड करता है, आफ्टर कंसीडरिंग सीजनल एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पर तो वही चीज दिया था, आफ्टर रिबिल्ड बाय लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड। तो सेल्स का ट्रेंड तो मार्केट का इम्पैक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो फिर ऑप्शन सी होना चाहिए। 9th में बोला है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एंड एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड विल बी यूजुअली एट द मिनिमम लेवल प्रोवाइडेड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम कैपेसिटी, डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर, नॉर्मल कैपेसिटी। ये बताना है। बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एंड एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, तो एक्चुअल और एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड के बीच का जो डिफरेंस आता है वो होता है या तो अंडर एब्सॉर्प्शन या तो होता है ओवर एब्सॉर्प्शन। विल बी यूजुअली एट द मिनिमम लेवल प्रोवाइडेड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज बेस्ड ऑन। तो बोल रहा है कि हम लोग प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जब निकालते हैं तो किस पे बेस्ड होता है? बोल रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी पे बेस्ड होके होता है। मतलब जब हम लोग जो रेट निकालते हैं ना, मतलब जैसे बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय द पर्टिकुलर बेसिस, तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड निकालते हैं तो ये कौन से कैपेसिटी के बेसिस पे निकालते हैं? तो देखो लेबर आवर बेसिस पे तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे, वो तो देखो बेसिस कुछ भी हो सकता है, लेबर आवर हो सकता है, लेबर का वेजेस हो सकता है, मेटेरियल हो सकता है, आउटपुट बोल रहे हैं, मेटेरियल हो सकता है, प्राइम कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 6 या 7 कंसेप्ट था वो हो सकता है। तो सिर्फ इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? नहीं, जो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट हम लोग निकाल रहे हैं, ओवरहेड रेट हम लोग कैसे निकालते हैं? बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, जो बेसिस होता है। तो बेसिस तो ये क्यों, सभी सभी कोई बेसिस हो सकता है जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट मेटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है, डायरेक्ट लेबर वेजेस हो सकता है, प्राइम कॉस्ट हो सकता है, मशीन आवर हो सकता है, जिसपे अलग से हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, इस तरीके से हो सकता है।
तो यही सिर्फ क्यों होगा, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, तो ये निकालने के लिए तो अब हमें बोल रहा है कि प्री डिटरमाइंड जब निकलेगा तो ओवरहेड कैसे निकालेंगे, तो ये मशीन आवर भी नहीं होगा इसका मतलब, तो ओवरहेड हम लोग कौन से बेसिस पे निकालते हैं, तो बोल रहा है कि एक्चुअली कि ये हम लोग कौन से बेसिस पे निकालेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी या नॉर्मल। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग क्या मैक्सिमम कैपेसिटी पे निकाल देंगे, जो कि प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग किस पे निकालेंगे, नॉर्मल कैपेसिटी हमारे मशीन का जो है उसके ऊपर बेसिस करके कितना आ सकता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, तो हम लोग निकालेंगे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 9th का आंसर डी। ठीक है, अब 10th, which of the following overhead cost may not be apportioned on the basis of direct wages, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, यही लास्ट है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे कौन सा ओवरहेड एपोर्शन नहीं होता है, वर्कर्स हॉलीडे पे, परक्यूजिट टू वर्कर, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, मैनेजरियल सैलरी, इसमें से कौन सा ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस में नहीं जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें ये सारे आइटम दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट वेजेस में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, तो क्या नहीं आएगा वो पूछ रहा है, मतलब ये चार में से कोई एक है जो वेजेस का पार्ट नहीं है, कौन। डी। मैनेजर, मैनेजर थोड़ी वेजेस का पार्ट होता है, वर्कर, वर्कर जो लैंग्वेज है, वर्कर हॉलीडे पे, तो ये डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा, वर्कर को अगर हम लोग हॉलीडे में पे कर रहे हैं तो वो हमारे लेबर चार्जेस का पार्ट होगा, ईएसआई लेबर चार्जेस का पार्ट होता है, लेबर कॉस्टिंग में पड़ रखा है, परक्विजिट जो है वो लेबर चार्जेस का पार्ट होता है, मैनेजर को दिया गया सैलरी को ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, वो कभी भी डायरेक्ट लेबर का पार्ट नहीं होता या डायरेक्ट वेजेस का पार्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, तो ये ओवरहेड हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है शायद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो ठीक है आज इतना ही पढ़ेंगे, नया कुछ और स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।